नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से जो है वो मथुरा की संसद सदस्य माननीय हेमा मालिनी जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए श्रम मंत्री को एक पत्र जो है वो लिखा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में निकल कर आया है, तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक और अच्छी खबर निकल कर आई है क्योंकि उनकी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ते को मंजूर करवाने के संदर्भ में एक और पत्र जो है वो यहाँ पर माननीय श्रम मंत्री जी को लिखा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो अपडेट है तो उसके बारे में पूरी जानकारी अभी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि यह जो पत्र भेजा गया है तो इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग की गई है तो इसके संदर्भ में जो आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है तो इसके ऊपर जो है वो एक और अपडेट निकल कर आया है क्योंकि यहाँ पर मथुरा की संसद सदस्य माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा एक और पत्र जो है वो माननीय श्रम मंत्री जी को भेजा है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह जो अच्छी खबर निकल कर आई है तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी राउत द्वारा बताया गया था कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय आसाराम जी शर्मा के नेतृत्व में मथुरा की टीम माननीय हेमा मालिनी जी के साथ जो है वो संपर्क में थी और हेमा मालिनी जी भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का यह जो सब्जेक्ट है तो उसे जो है वो पूरी तरह से जानती है। इससे पहले मथुरा की संसद सदस्य माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की करुणा भरी पुकार सुनकर 4 मार्च 2020 को दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के साथ जो है वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो प्रतिनिधि है तो उनकी जो है वो बैठक करवाई थी। इस मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री जी ने विषय की गंभीरता को समझकर पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान करने हेतु दिशा निर्देश भी दिए थे। उसके बाद मथुरा की संसद सदस्य माननीय हेमा मालिनी जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हित में फिर से सामने आई थी और ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज उठाते हुए दिनांक 2 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं को सुलझाना हेतु एक स्मरण पत्र भी लिखा था, पर अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण और संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम जी शर्मा के प्रयासों की वजह से माननीय मथुरा की संसद सदस्य हेमा मालिनी जी ने श्रम मंत्री जी को एक विशेष पत्र लिखा है। इस विशेष पत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो व्यथा है तो उसे जो है वो उनके द्वारा यहाँ पर विस्तार से लिखा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो यहाँ पर व्यथा है तो उसके संदर्भ में इस पत्र में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा लिखा गया है। आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों और अपने आसपास के लोगों के साथ कोविड-19 महामारी के वर्तमान कठिन समय में ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की श्रमेव जयते के दृष्टिकोण के अनुरूप आपकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के लिए आपकी सभी प्रशंसा करते हैं। मैं ऐसे ही एक विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ जो ईपीएस 95 के पेंशनरों के रूप में देश के लाखों बुजुर्गों की गरिमा के साथ जीने के अधिकार से संबंधित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेंशन योजना आखिरकार कर्मचारियों के कल्याण के लाभ के लिए है जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अपने पेंशन योगदान पर एक सभ्य मूल्य प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि मुझे सूचित किया गया है कि ईपीएस 1995 पेंशनरों को पेंशन के रूप में अल्प पेंशन राशि मिलती है क्योंकि ईपीएफओ पेंशन की गणना के लिए ऊपर किए जाने वाले वेतन को कैपिंग करता है और ईपीएस में योगदान को कम करता है। पेंशनरों की पेंशन वृद्धि की अपनी मांगे हैं और वे कई बार बहुत आशा के साथ मेरे पास आए। उनकी दयनीय स्थिति मुझे एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक इंसान के रूप में भी परेशान करती है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो पेंशन बढ़ोतरी का मामला है तो इसके लिए यहाँ पर यह जो पत्र है वो उनके द्वारा भेजा गया है और इस पत्र में यह जो सारे मुद्दे हैं वो उठाया गया है। आगे उनके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है, मुझे सूचित किया गया है कि न्यायपालिका के फैसले ईपीएस 1995 पेंशनरों की मांगों को भी वैध मानते हैं।
मैं ईपीएस 1995 पेंशनरों के प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिली और उनके अभ्यवेदन प्रस्तुत किए, लेकिन उनकी मांगों को पूरा किया जाना बाकी है। मैं आपको यह पत्र बड़ी उम्मीद के साथ और इस तथ्य के मद्देनजर लिख रही हूँ कि 19 सितंबर को आपने लोकसभा में सिक्योरिटी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 स्थानांतरित किया। मैं ईपीएस 1995 के पेंशनरों के प्रतिनिधि मंडल के साथ चल रहे मानसून सत्र में व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से सत्र में भाग नहीं ले पाई। इसलिए मुझे इस पत्र के साथ पेंशन भोगियों के आगे अभ्यर्थन के लिए उपयुक्त लगता है। मैं इस पत्र को पूरी उम्मीद के साथ लिख रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस मामले में न्याय करेंगे। ईपीएस 1995 के लाखों पेंशनरों के चेहरे पर मुस्कान देने के साथ साथ परिवार और समाज में उनके लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करेंगे। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो मांगे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर ये जो पत्र है वो माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में ये जो मांगे एक बार फिर से यहाँ पर उठाई गई है, तो इसी के संदर्भ में ये जो अपडेट था, तो उसके बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो भविष्य में आपसे रिलेटेड आने वाले अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।